नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज न्यायिक व्यवस्था का क्रम आगे बढ़ाते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला जो क्रम होगा न्यायिक व्यवस्था का वो होगा हमारा अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखिए, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट का अधीन जो होते हैं वो हाई कोर्ट्स होते हैं, और हाई कोर्ट्स यानी राज्य की न्यायिक व्यवस्था में जो हाई कोर्ट के नीचे भी कुछ कोर्ट्स होते हैं जिनको सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय या मुंसिफ न्यायालय भी कहा जाता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों का रोल राज्य के अंदर होता है और कहाँ तक उनका न्यायिक क्षेत्र अधिकार होता है, या फिर उनके जो अधिकारी हैं, उनका जो स्टाफ है, या फिर जो जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इनको नियुक्त कौन करता है, किसकी सिफारिश पर किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पहला ही पॉइंट है कि राज्य की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय, और राज्य में ये उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। ठीक है, जो राज्य की न्यायिक व्यवस्था होती है तो इसमें सबसे टॉप पर कौन होता है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के जो सबऑर्डिनेट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या होता है, वो सबके सब किसके अधीन होते हैं? हाई कोर्ट के, यानी उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। सभी के सभी हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। ये जिले या उससे भी निम्न स्तर पर हो सकते हैं। जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो जिला स्तर या जिले स्तर से नीचे स्तर पर भी स्थापित किए जा सकते हैं, जहाँ पर जनता की सहूलियत के लिए केसेस का जो वर्कलोड होता है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, इस चीज़ को देखते हुए अलग अलग स्तर पर अलग अलग न्यायालयों की स्थापना की गई है भारत में। तो अधीनस्थ न्यायालयों में तो सबसे पहले यही है कि हाई कोर्ट क्या होता है, इनके आप होता है, और इनके कार्यों का संचालन, इनकी नियुक्ति से संबंधित मामले, इनके स्टाफ से, और खुद इनके जो कार्य संचालन है, जो इनका न्यायिक क्षेत्र है, उससे सभी संबंधित मामले कौन देखता है? हमारा जो किसी भी राज्य का हाई कोर्ट होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे जिला न्यायालय की नियुक्ति। क्या जानेंगे हम? जिला न्यायालय यानी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जिला न्यायालय होता है, और जिला न्यायालय का क्या होता है? न्यायाधीश होता है। तो जिला न्यायालय जो होता है उसका न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से और कौन करता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों के जजेस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। परंतु बात करें जिला न्यायाधीश की, तो जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो आपके किसके परामर्श पे की जाती है? राज्यपाल के द्वारा तो की जाती है, समझ रहे? राज्यपाल क्या करेंगे? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या देंगे उस व्यक्ति के ऊपर? सलाह। अगर किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश चुना जाना है तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश क्या काम करेंगे? उस पर सलाह देंगे, और सलाह देने के बाद राज्यपाल क्या करेंगे? उस व्यक्ति की जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति कर देंगे। इसके बाद बात करें कि अगर कोई भी व्यक्ति जिला न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसके अंदर योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 7 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए उस व्यक्ति को। जो जिला न्यायाधीश बनना चाहता है या न्यायाधीश बनना चाहता है, कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए वकालत का। तो वो व्यक्ति न्यायाधीश बनने के लिए, जिला न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है। उसके बाद हाई कोर्ट ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो, यानी उस राज्य का हाई कोर्ट है जो उच्च न्यायालय है, अगर वो उस व्यक्ति की सिफारिश कर दे जिसे जिला न्यायाधीश बनाया जाना है, तो राज्यपाल क्या करेंगे? उसको जिला न्यायाधीश बना देंगे। इसके बाद वह केंद्र व राज्य के किसी भी सरकारी सेवा के पद पर न हो। यानी अगर कोई भी व्यक्ति जिला न्यायाधीश चुना जाना है तो सबसे पहली शर्त तो इम्पोर्टेंट मैं मानूंगा यही है कि वह व्यक्ति ना तो केंद्र की किसी भी सेवा स्तर पर और नहीं राज्य की किसी सेवा स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहा हो, यानी किसी भी सरकारी नौकरी पर ना हो। अगर ये सभी की सभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर ये पूरा करता है कोई भी व्यक्ति तो वो जिला न्यायाधीश चुना जा सकता है। बात करें जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इन पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है और कौन करता है? तो अधीनस्थ न्यायालयों पर जो नियंत्रण होता है वो न्यायिक सेवा से संबंध व्यक्ति की नियुक्ति तो किस प्रकार से की जाती है? जो न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति होते हैं, अगर उनकी नियुक्ति होती है जिला न्यायालय में तो वहाँ पर नियंत्रण होता है। उसके बाद पदोन्नति,
यानी आपका क्या होता है, पदोन्नति होती है, समझ रहे हैं, आपका क्या होता है, पदोन्नति होती है, तो उसमें पद में उन्नति होती है, तो उसके देख रेख उसका नियंत्रण कौन करता है, हाईकोर्ट करता है। नियुक्ति की जो नियंत्रण कौन करता है, हाईकोर्ट करता है। इसके बाद में अन्य मामले, अन्य मामलों में अन्य मामलों पर नियंत्रण का अधिकार किसके पास में है, हाईकोर्ट का। इन सभी मामलों पर, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति से संबंधित मामला या पदोन्नति से संबंधित मामला या फिर न्यायिक क्षेत्र से संबंधित जो भी मामला है, तो इन सब पे जो अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण का कार्य कौन करता है, कौन करता है, उस राज्य का उच्च न्यायालय। तो ये तो था आपका नियुक्ति और नियंत्रण। आप देखते हैं जो जिला अदालतें होती हैं या अधीनस्थ अदालतें होती है, इनकी संरचना किस प्रकार से होती है जिले के अंदर। आइए अब देखते हैं संरचना अधीनस्थ न्यायालयों की। जो जिले में अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, हाईकोर्ट के नीचे जो होते हैं, उनकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो संरचना की बात करूं तो सबसे ऊपर राज्य में क्या होता है, हाईकोर्ट होता है। सबसे ऊपर क्या होगा, हाईकोर्ट होगा। हाईकोर्ट के नीचे क्या होगा, जिला व सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। क्या होगा, जिला व सत्र न्यायाधीश, जिला व सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। उसके बाद में जिला सत्र न्यायाधीश के जो न्यायालय होते हैं, इनको भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं। जिले के अंदर जो जिला सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है, इसको भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला पक्ष होता है आपका दीवानी पक्ष, यानी जहां पर पैसे से संबंधित मामले जाएंगे, वो होता है दीवानी पक्ष। दूसरा होता है आपका फौजदारी पक्ष। फौजदारी यानी जहां पर मारपीट, लड़ाई झगड़े, इसके मामले जाते हैं, वो क्या होता है, आपका फौजदारी पक्ष होता है। अब दीवानी पक्ष में कौन सा न्यायालय होता है जो जिले के अंदर होता है, तो अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय। समझ रहे हैं क्या होगा, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय। उसके बाद में मुंसिफ अदालत। उसके बाद में क्या होता है, मुंसिफ अदालत। तो ये तो है आपका दीवानी पक्ष में। बात करें आपराधिक पक्ष में या फौजदारी पक्ष में, तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। उसके बाद में बात करें तो न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। उसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। तो एक जिले के अंदर, एक राज्य के अंदर, एक राज्य से टॉप से लेकर और एक जिले बॉटम तक अगर हम पूरा न्यायिक व्यवस्था में देखें, तो इन सबकी न्यायिक व्यवस्था इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। अब बात करें कि जो इनकी संरचना हो गया है, अधिकार क्षेत्र हो गया है, बट इनके नियम वगैरह कौन बनाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो इनके नियम बनाती है वो बनाई जाती है राज्य के सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। तो आप लिख लीजिए कि राज्य सरकार किन मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नियम बनाती है। बात करेंगे तो न्यायिक सेवा के अधिकार क्षेत्र, उनका संगठन, उनकी संरचना व नियम व शर्तें आदि कौन बनाता है, राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद बात करें जो जिला न्यायाधीश होता है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, उसको आपराधिक और सिविल दोनों ही मामलों में अपील सुनने का अधिकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि जिला न्यायाधीश को किन मामलों में अपील सुनी जा सकती है जिला न्यायाधीश के द्वारा। तो आप लोग लिख लीजिए कि जिला न्यायाधीश के द्वारा आपराधिक और सिविल दोनों ही मामलों में अपील सुनने का अधिकार है। अब मैं इसके बाद बताऊं आपको कि जो जिला न्यायाधीश होता है, ये दो तरीके के रोल अदा करता है। ठीक है, जिला न्यायाधीश दो तरीके के रोल अदा करता है। अगर वो किसी दीवानी मामले की सुनवाई कर रहा है तो वो जिला न्यायाधीश होगा। अगर वो दीवानी मामले की सुनवाई कर रहा है तो वो क्या होगा, जिला न्यायाधीश। परंतु अगर वो किसी आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहा है, समझ रहे हैं, किसी आपराधिक मामले की अगर सुनवाई कर रहा है तो वो क्या होगा, उस टाइम पे सत्र न्यायाधीश होगा। क्या होगा, सत्र न्यायाधीश होगा। इसके बाद जो जिला न्यायाधीश होता है, उसके पास में पावर होती है कि जो उसके अंडर में, जिले के अंडर में जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनकी देखरेख, उनके कामकाज की देखरेख वो कर सके। और जिला न्यायाधीश का जो फैसला होता है, जिला न्यायाधीश का जो फैसला होता है, उसके विरुद्ध अगर अपील कहीं करी जा सकती है तो सीधा कहाँ करी जा सकती है, सीधा हाई कोर्ट में। कहाँ करी जा सकती है, अगर जिला न्यायाधीश जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, अगर किसी भी मामले में वो फैसला सुना देते हैं और उस फैसले की, अगर हम फैसले को पलटना चाहते हैं तो हम उसका रिव्यू कहाँ कर सकते हैं, तो सीधा कहाँ कर सकते हैं, पिटीशन कहाँ डालेंगे आप, जो वो राज्य होगा उस राज्य की हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय के अंदर डालेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो जिला न्यायाधीश होता है वो आपराधिक मामलों में सुनवाई करता है और सुनवाई के बाद में उसके पास एक पावर है कि वो 7 वर्ष तक की सजा, समझ रहे हैं,
7 वर्ष तक की सज़ा दे सकता है। इसके अलावा अगर वो किसी आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे हैं और वो आपराधिक मामला जिस व्यक्ति के ऊपर लाया गया है वो सिद्ध हो जाता है, तो जिला न्यायाधीश के पास ही पावर है कि वो उसको मृत्यु दंड तक, फांसी की सज़ा तक दे सकते हैं। परंतु कोई भी जिला न्यायाधीश मृत्यु दंड अकेले नहीं दे सकता है जब तक उस मामले की पूरी जो जानकारी है वो हाई कोर्ट के, उस राज्य के हाई कोर्ट को ना हो, तो तब तक कोई भी जिला न्यायाधीश बिना हाई कोर्ट के परामर्श के किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दे सकता। कुछ राज्यों में जिला न्यायालय के अलावा कुछ पंचायती न्यायालय भी होते हैं, जहाँ पर जो न्याय का स्तर है वो लोग ज़्यादा परेशान ना हो और छोटे ही स्तर पर चीज़ों को सुलझा लिया जाए। तो कुछ राज्यों में ग्राम अदालतें भी स्थापित की गई हैं, जहाँ पर ग्राम अदालतों का कार्य होता है जो छोटे मोटे केसेस होते हैं, चाहे आपराधिक के हों चाहे दीवानी के हों, तो न्याय जो ग्राम अदालतें हैं वो उन सभी मामलों को देखती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से ग्राम अदालतें हो सकती हैं, तो मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो आपका होता है न्याय पंचायत, उसके बाद में दूसरा होता है आपका ग्राम पंचायत, उसके बाद में तीसरा होता है आपका ग्राम कचहरी। ठीक है, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी और अदालती पंचायत। तो ये जो ग्रामीण स्तर पर जो न्यायिक व्यवस्था या न्यायालय का जो स्तर स्थापित किया गया है वो हम इन 4 नामों से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और हमें ये स्ट्रक्चर न्याय जो ग्रामीण व्यवस्था है वहाँ तक देखने को मिल जाती है। इसके बाद अंत में हम जानते हैं कि जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं या उससे भी नीचे कुछ न्यायालयों की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। देखिए, हमारे जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39A में सीधा बताया गया है कि जो कमज़ोर वर्ग जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े या जो अल्पसंख्यक होते हैं या इसके बाद जो विकलांग व्यक्ति होते हैं या जो जेल में बंद व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य की सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाए। ये किस चीज़ में लिखी गई है? आर्टिकल 39A में। तो आर्टिकल 39A की व्याख्या को सही ठहराते हुए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का गठन किया गया, यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का गठन किया गया। इसमें जो जज होते हैं, जो इसमें बैठते हैं न्यायिक अधिकारी, वो कौन बैठते हैं? जो रिटायर्ड जज होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर फैसला सुनाते हैं। और ये जो होते हैं ये एक तरीके से जो समाज के कमज़ोर और बेसहारा लोग हैं उनको कानूनी रूप से सहायता देने के लिए नालसा का गठन किया गया। नालसा का गठन, और नालसा ने कब काम करना चालू करा? तो गठन तो 1987 अधिनियम के द्वारा हुआ, परंतु काम करना 1995 में नालसा ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। तो इसका मेन कार्य यही है कि जो कमज़ोर वर्ग हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं या जेल में बंद व्यक्ति हैं या वो व्यक्ति जिनकी जो सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, वो व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता के लिए एलिजिबल है। समझ रहे हैं आप? निःशुल्क विधि सहायता के लिए एलिजिबल है। तो ये तो था आपका जिला न्यायालय और उससे जुड़े हुए संबंधित जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा लोक अदालत पर। देखिए, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों की वीडियो कैसी लग रही है। देखिए, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप लोग अगर मेरी वीडियो को देखकर कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो में अगर ऐसी कुछ कमी है कि मैं सुधार सकता हूँ, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते, बता सकते हैं। धन्यवाद।